जैसे ज्यादा सिलेबस देखकर स्टूडेंट्स को अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ती है, वैसे ही भारत को 1991 में अपनी आर्थिक नीतियों को पूरी तरह से बदलना पड़ा और यहीं से शुरू हुआ आर्थिक सुधारों का युग। वेलकम टू फिक्री एजुकेशन। मैं रश्मि परियार आपके लिए क्लास 11 के इकोनॉमिक्स लेकर आई हूँ और इकोनॉमिक्स का ही हम पढ़ रहे हैं थर्ड चैप्टर का जो हमारा ये पहला टॉपिक है वो कवर हो चुका था। आज हम उसी का सेकेंड टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमारे चैप्टर का नाम है उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण, एक समीक्षा। अब इसका जो सेकंड टॉपिक है वो आर्थिक सुधारों की पृष्ठभूमि, किस प्रकार से आर्थिक सुधार किए गए। तो चलिए देखते हैं। तो भारत को 1991 में एक लास्ट टॉपिक में हमने जब इंट्रोडक्शन का था हमारा टॉपिक लेक्चर था, उसमें हमने ये बात की थी कि 1991 में हमारा जो भारत देश है वो किस प्रकार आर्थिक संकट से जूझ रहा था, तो और उससे निपटने के लिए किस प्रकार से हमें अपनी आर्थिक नीतियों में सुधार करना पड़ा। तो हमने 1991 में एक गंभीर आर्थिक संकट की बात की थी, जब हमारा देश आर्थिक संकट का सामना कर रहा था, है ना। विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम हो गया था, जिससे भारत के पास केवल कुछ ही हफ्तों तक आयात के लिए पैसे बचे। इस आर्थिक संकट के कई कारण थे। अब ये आर्थिक संकट आया क्यों, किस प्रकार से आया हमारे देश में, तो इसके कारण होंगे कुछ कि किस प्रकार से हमारे देश में ये स्थिति पैदा हुई, है ना। तो जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में घाटा, जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कंपनियां चली तो उसमें घाटा हुआ, निर्यात में कमी हुई, है ना। हमारे देश से जो बाहर सामान जा रहा था उसमें कमी हुई, आयात पर निर्भरता। अब हम दूसरे देशों से जो हमारा सामान आता तो उस पर हम निर्भर रहने लगे कि भाई बाहर से सामान आएगा तो ही हमारा काम हो पाएगा, और बढ़ते राजकोषीय घाटे, और जो राजकोषीय घाटे थे वो बढ़ रहे थे। इस संकट से उबरने के लिए भारत, जो ये देखिए संकट थे, कंपनियों में घाटा, निर्यात में कमी, आयात पर ज्यादा निर्भर हो गए हम, दूसरे देशों की चीजों पर ज्यादा निर्भर हो गए, हमारे देश से दूसरे देश में चीजें जाना कम हो गई, है ना। इस प्रकार भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक से ऋण लेना शुरू किया। इससे निपटने के लिए भारत सरकार ने क्या किया कि IMF मुद्रा कोष और जो विश्व बैंक है वहां से उधार लेना स्टार्ट किया, ऋण लेना शुरू किया, जिसकी शर्तों के अनुसार देश को अपनी आर्थिक नीतियों में बदलाव करना। अब उनकी कुछ शर्तें थी और उनकी शर्तों के अनुसार इनको अपनी नीतियों में हमारे देश को कुछ बदलाव करने पड़े। अब बदलाव क्या करने पड़े, इन बदलावों के आर्थिक सुधार में कहा गया यह सुधार 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित थे। जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक में बात की थी कि भारत सरकार ने 1991 में आर्थिक नीति की शुरुआत की 1991 में, जिसे आर्थिक सुधार कहा गया। अब आर्थिक सुधार क्या क्या कि भारत सरकार ने जो 1991 में आर्थिक नीतियां लागू की शुरू की, उसे क्या कहा गया, आर्थिक सुधार। अब इसको किस प्रकार से उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के द्वारा ये जो शर्तें थी इस प्रकार इनको लागू करके ही किया गया। तो जैसे भारत की नई आर्थिक नीति थी LPG मोड 1991, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण में सरकारी नियंत्रण कम किया गया, लाइसेंस प्रणाली में ढील दे गई, छूट दे दी गई, है ना। लास्ट टॉपिक में हमने बोला कि भाई लाइसेंस प्रणाली को जहां बहुत जरूरी था वहीं लागू किया गया और हर जगह से इसको हटा दिया गया, हर जगह ये जरूरी नहीं था। विदेशी निवेश पर नियमों में ढील दे दी गई, है ना। विदेश में जो निवेश किए जाते तो उसमें भी छूट दे दी गई। सार्वजनिक उपक्रमों का निजी हाथों में जाना, निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया और प्रतिस्पर्धा में भी वृद्धि हुई। विदेशी व्यापार को बढ़ावा दिया गया, भाई विदेशों से भी व्यापार होने लगा, विदेशी व्यापार को बढ़ावा दिया गया, विदेशी निवेश को आकर्षित, विश्व अर्थव्यवस्था में एकीकरण किया गया, WTO की सदस्यता मिली और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आगमन हुआ। बहुत सारी राष्ट्रीय कंपनियों का आगमन हुआ है ना, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में तो बहुत सारी कंपनियां आने लगी हमारे देश में, ठीक है। भारत की अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव हुआ कि आर्थिक वृद्धि हुई, उत्पादकता में सुधार हुआ और विदेशों में जो निवेश में भी वृद्धि हुई और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ी, विश्व से जो कॉम्पिटिशन है, जो प्रतिस्पर्धा है वो भी बढ़ी। अब उदारीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या था कि अर्थव्यवस्था पर सरकार के अनावश्यक नियंत्रणों को हटाना। उदारीकरण का उद्देश्य था, उदार शब्द से भाई आपको समझ में आ रहा हो कि मैं तो सरकार उदार हो गई है, सरकार थोड़ा मतलब फ्री कर दी है चीजों को और देने लगी, बहुत सारे सेक्टर में छूट देने लगी। इस प्रकार यही अर्थ है यहाँ पे कि अर्थव्यवस्था में सरकार ने अनावश्यक जो नियंत्रण था सरकार का तो उसको हटा लिया सरकार ने और व्यापार और उद्योग को अधिक स्वतंत्रता जिससे मिल सके। अब नियंत्रण हटाने का मतलब क्या था कि सरकार अगर नियंत्रण हटा लेगी तो जो उद्योग है और व्यापार है उनको ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता मिलेगी, वो स्वतंत्र हो जाएंगे थोड़ा, क्योंकि वहां पे सरकार का नियंत्रण कम हो जाएगा और अर्थव्यवस्था को मुक्त प्रतिस्पर्धात्मक बनाया गया, है ना, फ्री बनाया
बना दिया गया। उदारीकरण की विशेषताएं जो थी, नियंत्रण को समाप्त कर देना, निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना, विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देना, बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में सुधार लाना, व्यापार नीति में सुधार करना, औद्योगिक लाइसेंस, मूल्य नियंत्रण, कोटा प्रणाली आदि को हटा दिया गया। नियंत्रणों की समाप्ति किस प्रकार की गई? इनको हटाकर। निजी क्षेत्र को बढ़ावा किस प्रकार मिला? अनेक क्षेत्रों में निजी कंपनियों को प्रवेश दे दिया गया कि निजी क्षेत्रियां आ सकती हैं और प्रवेश कर सकती हैं और वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, उनका नियंत्रण ज्यादा कर दिया। विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एफडीआई पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया गया, कंट्रोल वहां पे, और ब्याज दरों को नियंत्रण से मुक्त, जो ब्याज दर थी उनको भी, उन पे भी नियंत्रण कम किया गया, उन्हें नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया। निजी बैंकों को ज्यादा अनुमति देने लगे, जो प्राइवेट बैंक खुलने लगे थे उनको भी अनुमति दी गई। ठीक है। आयात और निर्यात पर लगे भी प्रतिबंध हटा दिए गए। जो आयात और हमारे देश से दूसरे देश में सामान जाता था और हम वहां से मंगाते थे, उस पर भी जो प्रतिबंध लगे थे तो उसको भी हटा दिया गया, और टैक्स दरें भी कम की थी। जो टैक्स होता था, कर होता था, कर की दरें भी कम कर दी गई। राजकोषीय घाटा हटाने की कोशिश, सरकार ने घाटे को कम करने के लिए अनुत्पादक खर्चों में कटौती कर दी। सरकार ने क्या किया कि जो घाटा कम किया जाए, इसके लिए अनुत्पादक जो खर्चे हैं, जो बहुत सारे ऐसे खर्चे हो रहे थे, उनमें उन्होंने कटौती कर दी। नवाचार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ा, कंपनियों को नवाचार करने, मतलब नई नई चीजों को लाने और लागत घटाने और गुणवत्ता में सुधार करने का अवसर मिला कि चीजों को और अच्छा बनाया जाए, उनकी गुणवत्ता में सुधार लाया जाए, लागत घटाने, लागत कम से कम लगे और नवाचार, नई नई चीजों को लाया जा सके, इसको सुधारने का अवसर भी मिल गया। तो ये सारे पॉइंट्स जो है इनको अच्छे से याद करना है। उदारीकरण की शर्तें जो थी, कंडीशंस क्या थी वो देखिए। यह आईएमएफ और विश्व बैंक की ओर से भारत को दी गई थी। जो शर्तें थी, ये जो दिया था विश्व बैंक की ओर से भारत को, शर्तें दी गई थी कि सरकारी खर्चों में कटौती, राज्य के स्वामित्व वाले उपक्रमों का निजीकरण, मुक्त व्यापार नीति अपनाना, मुद्रा विनिमय में दर में सुधार। ठीक है। विशेषकर सब्सिडी और सामाजिक योजनाओं पर रोक कर दी गई। घाटे में चल रही सार्वजनिक कंपनियों को बेचना या निजी हाथों में देना, जो हमारे घाटे में कंपनियां चल रही थी, सार्वजनिक कंपनियां, उनको बेच देना या निजी हाथों में देना, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके हाथों में उस कंपनी को सौंप देना या फिर उसको बेच देना, क्योंकि वो कंपनियां घाटे में चल रही थी। ठीक है। मुक्त आयात निर्यात पर रोक हटा लेना, जिससे कि बाहर से हम आसानी से व्यापार कर सके, और टैरिफ को भी कम कर देना। मुद्रा विनिमय, रुपए की विनिमय बाजार के अनुसार चलने देना। रुपए को कैसे चलने देना? विनिमय बाजार के अनुसार। विनिमय मतलब एक्सचेंज करने की जो प्रथा थी। वित्तीय क्षेत्र में उदारीकरण, विदेशों में बैंक और निजी वित्तीय संस्थानों को प्रवेश देना। विदेशी बैंकों को निजी वित्तीय संस्थानों में प्रवेश देना, जो विदेशी बैंक है उनको भी निजी वित्तीय संस्थानों में क्या देना? प्रवेश देना, एंट्री देना। ठीक है। विशेषकर सब्सिडी और सामाजिक योजनाओं पर कटौती की गई। सरकारी खर्च में भी कटौती कर दी गई। जो सरकारी खर्चे सरकार बहुत कर रही थी, उसमें भी उसने कुछ कटौतियां करना शुरू कर दिया था। आर्थिक सुधार, आर्थिक सुधार का अर्थ है कि सरकारी नीतियों में ऐसे बदलाव करना जिससे अर्थव्यवस्था को अधिक उद्यमशील, प्रतिस्पर्धी और वैश्विक स्तर पर सक्षम बनाया जा सके। अब आर्थिक नीतियों में सुधार किस प्रकार करना, क्यों करना? ऐसा बदलाव लाना जिससे जो अर्थव्यवस्था की अधिक उद्यमशील है, प्रतिस्पर्धा है और वैश्विक स्तर पर उसको और अच्छा सक्षम बनाया जा सके, जिससे कि आर्थिक नीति उसकी सुधर सके। भारत में सुधार 1991 में लाए गए, जब देश की बहुत आर्थिक संकट हमारा देश झेल रहा था, आर्थिक संकट से गुजर रहा था। उस समय विदेशी मुद्रा की कमी, घाटा, महंगाई आदि से जूझ रहा था जब आर्थिक संकट आया था, है ना। घाटा लग गया था, महंगाई बहुत बढ़ गई थी। 1991 में आर्थिक सुधार के 3 प्रमुख घटक जो थे, उदारीकरण में सरकार के नियंत्रण को हटा देना, लाइसेंस प्रणाली को खत्म कर देना, आयात निर्यात नीति में सुधार कर देना, स्वतंत्रता देना, निजीकरण में सार्वजनिक सरकारी क्रमों को निजी हाथों में देना। जो सरकारी चीजें थी, सार्वजनिक चीजें थी, सरकार की थी, उसको निजी हाथों में सौंप देना। और विनिवेश करना, सरकार की हिस्सेदारी बेचना, कार्यकुशलता बढ़ाना, घाटे में चल रही कंपनियों को सुधारना, जो कंपनियां घाटे में चल रही थी उनको उनमें सुधार लाना। वैश्वीकरण, भारत में विश्व की आर्थिक अर्थव्यवस्था से जोड़ना, विदेशी कंपनियों को भारत की व्यापार अनुमति देना, विदेशी तकनीकी को बढ़ाना, WTO जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों से सहयोग करना। अब हमारे देश का जो व्यापार है वो विश्व से जुड़ सके, है ना। इस प्रकार से विदेशी कंपनियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिल गई। वहां से बाहर से कंपनियां जो आती थी वो भारत में भी व्यापार कर सकती थी, और तकनीकियों को बढ़ावा दिया गया, नई नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया, अंतरराष्ट्रीय संगठनों से सहयोग लिया गया। ठीक है।
भारत में सुधार 1991 में लाए गए जब देश में गंभीर आर्थिक संकट थी, उससे जब जूझ रहा था। आर्थिक सुधार लाने की आवश्यकता पड़ी क्यों? अब ये है कि आर्थिक सुधार लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए 1990 से 91 में भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली हो गया था। जो हमारे देश का विदेशी मुद्रा भंडार था वो कैसे हो गया था, खाली हो गया था। तेज महंगाई बढ़ गई हमारे देश में, वित्तीय घाटा बढ़ता जा रहा था और विकास जो था वो बहुत कम था। अब देखिए जब ऐसी स्थितियां पैदा हो गई तो विकास तो कम हो गया, वित्तीय घाटा हमारे देश को हो गया, महंगाई बहुत तेज से बढ़ गई, हमारे जो देश का मुद्रा भंडार था वो खत्म हो गया था। ठीक है, इस प्रकार एमएफ और वर्ल्ड बैंक से सहायता लेने की जरूरत पड़ने लगी। अब आर्थिक सुधारों के लाभ, तेज आर्थिक विकास, विदेशी निवेश में वृद्धि, नई तकनीक, उद्यमशीलता, प्रतिस्पर्धा और उत्पादकता में सुधार लाया गया। आर्थिक सुधारों में लाभ क्या है? तेज आर्थिक विकास में विदेशी निवेश में वृद्धि, नई नई टेक्नोलॉजी, प्रतिस्पर्धा जो है कंपटीशन है उस उत्पादकता में सुधार लाना। अब नुकसान क्या हो गया? गरीबी और ग्रामीण वर्ग असर, क्षेत्रीय और आर्थिक असमानता, कृषि क्षेत्र की अनदेखी, बेरोजगारी। अब देखिए गरीबों को भी, गरीब और जो ग्रामीण वर्ग के लोग हैं उन पर भी असर हुआ, क्षेत्रीय और आर्थिक असमानता आ गई, कृषि क्षेत्र की अनदेखी कर दी गई, बेरोजगारी भी आ गई। उदारीकरण का अर्थ था कि उदारीकरण का अर्थ जो है सरकारी नियंत्रण और प्रतिबंधों को हटाकर अर्थव्यवस्था को अधिक स्वतंत्र और खुला बना देना। उदारीकरण मतलब क्या, ये मेन जो अर्थ, और अगर अच्छे से आप समझते तो जो सरकार का नियंत्रण था वो कम कर देना और प्रतिबंधों को सरकार हटा ले और वहां पे निजी सेक्टर को अधिक से अधिक अर्थव्यवस्था को खुला छोड़ दे, स्वतंत्र छोड़ दे। इसमें व्यापार, उद्योग, निवेश, बैंकिंग आदि क्षेत्र नियम को सरल किया जाए ताकि निजी क्षेत्र और विदेशी जो निवेश को प्रोत्साहन मिल सके। ठीक है, उदारीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जो शक्तियां स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके, जो शक्तियां स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके, जिसके अंतर्गत सरकार अर्थव्यवस्था पर लगाए गए अनावश्यक नियंत्रण जो है, लाइसेंस प्रणाली, आयात निर्यात जो है, प्रतिबंध, इनको कम करे, समाप्त करे ताकि बाजार की शक्तियां स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। सरकार जब अपना नियंत्रण कम करेगी तभी जो हमारी बाजार की शक्तियां हैं वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकेंगी और फिर हमारे देश का विकास होगा। भारत में शुरुआत हुई थी, ये हमने भी बात की थी कि 1991 में देश जो हमारा गंभीर आर्थिक संकट जूझ रहा था, तो जो मनमोहन सिंह है, डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो वित्त मंत्री थे उस समय और उन्होंने ये आर्थिक नीति लागू की थी। ठीक है, विदेशी निवेशकों को बढ़ावा देना, आयात निर्यात नियंत्रण में कमी, बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में सुधार, सरकारी नियंत्रण में कमी, है ना। इस प्रकार से उदारीकरण के जो मुख्य उपाय थे वो लाए गए। लाइसेंस प्रणाली को ढील दे दी गई, अधिकतर उद्योगों को खोलने के लिए अब लाइसेंस की आवश्यकता नहीं रहती थी, जिससे लोग आसानी से उद्योग खोल सकते थे क्योंकि अब उनको लाइसेंस नहीं बनवाना पड़ता था। और विदेशी निवेश को बढ़ावा दे दिया गया, आयात निर्यात को बढ़ावा दे दिया गया, जिससे व्यापार हमारा और सुधार हो गया। व्यापार में हमारे, है ना, निजी और विदेशी बैंकों को अनुमति मिल गई, जिससे हमारे जो देश का आर्थिक विकास है वो और हो गया और हमारा देश जो आर्थिक संकट से जूझ रहा था उससे थोड़ा सा उसको राहत मिली और सरकारी नियंत्रण में कमी आ गई, जिससे कि सरकार का नियंत्रण कम हुआ। ब्याज दरों को बाजार पर आधारित बनाया गया, ब्याज दरों को क्या आधारित बनाया गया? बाजार पर। यहाँ पे सरकार का नियंत्रण कम कर दिया गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये देखा कि सरकार का नियंत्रण कम, उदारीकरण मतलब यहाँ पे कुल मिला के अगर देखें तो सरकार का नियंत्रण हर जगह से कम हो जाना। सरकार ने हर जगह अपने देश की आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए हर चीज में छूट दे दी थी, अपना कंट्रोल कम कर लिया, अपना नियंत्रण, अपना हस्तक्षेप कम कर दिया। निजी लोग जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, जो पैसे वाले थे, उनके हाथ में ये सत्ता आ गई थी, बाजार आधारित हो गई थी, है ना। सरकार हर जगह से अपना जो हस्तक्षेप था उसको कम करने लगी थी, हर जगह छूट देने लगी थी, जिससे हमारे देश का आर्थिक विकास हो सके। बाहर विदेशों से व्यापार चालू हो गए थे, आयात निर्यात स्टार्ट हो गया था, विश्व बैंक से भी उसको ऋण लेना पड़ा ये इस चीज के लिए कि हमारा देश उस समय जब आर्थिक संकट से जूझ रहा था। तो आज का ये टॉपिक हमारा यहीं पे एंड होता है। कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव जब होता है जब हालात बहुत कठिन होते हैं। 1991 की आर्थिक पृष्ठभूमि ने हमें यही सिखाया है कि कभी हार मत मानो, सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। तो आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा? अगर टॉपिक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहिए फिर एजुकेशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।